हेलो बच्चा लोग, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आपका एसएन रिएक्शन, जो आपका एसएन रिएक्शन का टाइप्स है उसका देखेंगे। और जो एसएन रिएक्शन आपको फर्स्ट स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन इस लेक्चर में आप लोग बने हुए रहिए। तो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 का हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स आपको पढ़ा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देख लिए थे कि क्या क्या आपको लिविंग ग्रुप थे, क्या सबस्ट्रेट थे, इसके बारे में देखे थे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में देखेंगे। फर्दर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर के स्लाइड पे आते हैं बच्चा लोग। तो उससे पहले अगर जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे बस एक आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा लोग, जो कि आपको इस तरह से आपका मिल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप वीडियो पे नोटिफाइड हो जाओगे इजीली। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग को ये तो जूम हो गया, चलिए देख लीजिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देख लिए थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसको बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन से जो आपको रिएक्शन थे वो किसके थ्रू कैरिड आउट हो रहे थे, इसके बारे में हम लोग सब देख लिए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला होता है SN2 रिएक्शन। बच्चा लोग SN क्यों होता है? सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग इसको उल्टा लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, समझे। उसके बाद देखिए बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर क्या डिनोट कर रहा है बच्चा लोग? 2 इसका पावर है जो डिनोट कर रहा है, जो कि हम लोग अपोजिट एंड से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो SN2 रिएक्शन हो गया। वैसे ही है SN1 रिएक्शन, दूसरा टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। उसमें है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक ही जो मॉलिक्यूल है, आपको यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, ये डिनोट कर रहा है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए SNI आई डिनोट करता है इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद थर्ड है आप लोग का, इसमें आगे यहाँ पे मिस आउट हो गया बच्चा लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो ये हम लोग को 4 रिएक्शन देखना है। तो इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि चार रिएक्शन है, उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन होता है क्या, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए SN2 रिएक्शन को देखते हैं। SN2 रिएक्शन होता क्या है? जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पिछले क्लास में बताए थे कि कैसे कैरिड आउट होते हैं। उसमें एक न्यूक्लियोफाइल रहता है जो कि इनिशिएट करता है रिएक्शन, और आपका लिविंग ग्रुप होता है जो कि छोड़ के जाने वाला होता है, साथ छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेट देखिए यहाँ पे बन रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट आपको डिनोट करता है कि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल्ड आपको बताते हैं कि SN2 रिएक्शन होता है क्या। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बच्चा लोग कि न्यूक्लियोफाइल है जो कि रिएक्शन इनिशिएट कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ता है और लिविंग ग्रुप हटता है। तो लिविंग ग्रुप तभी हटेगा बच्चा लोग जब वो स्टेबिलिटी की ओर गेन करेगा। मतलब लिविंग ग्रुप जो आपको Br है वो आपको तभी हटेगा जब वो स्टेबल बन जाएगा तब, नहीं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर नहीं बढ़ेगा। तो जो ब्रोमीन है वो उसका जो ऑर्बिटल है वो 4p होता है, और कार्बन का जो ऑर्बिटल होता है वो 2p होता है। 2p और 4p जो ऑर्बिटल होते हैं उसके बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका जो बॉन्ड होता है बीकर बॉन्ड होता है। इस कारण से ये आसानी से लिविंग ग्रुप की ओर चले जाते हैं, मतलब ये साथ छोड़ के जल्दी जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा कि जो हाइलाइट्स होते हैं वो अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। तो चलिए बच्चों ये देखिए, ये आपका जो है न्यूक्लियोफाइल, तो ये रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोफाइल कैरिड आउट करवा रहा है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ये रिएक्शन हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन क्या है? मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा है कोई ग्रुप को। तो किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है? लिविंग ग्रुप को। तो लिविंग ग्रुप जो होते हैं बेसिकली जो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं वो जल्दी हट जाते हैं। तो लिविंग ग्रुप जो हाईलाइट का जो लिविंग ग्रुप होता है वो उसका जो पावर होता है वो अच्छा रहता है। और आपको लिविंग ग्रुप का कंपेरिजन भी बताए थे कि हाईलाइट में आपका कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है।
हैलाइड में जैसे कि आप लोग को फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। उस आयोडीन ये सब में से आपको बताए थे कि सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप होता है वो आयोडीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन होता है। फ्लोरीन बहुत कम उसका लिविंग ग्रुप जो स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है, इस कारण से उसका जो लिविंग ग्रुप रिएक्शन जो होते हैं उसमें से लिविंग ग्रुप से उसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे देखिए कार्बन है, कार्बन आपको देख रहे होंगे 2p ऑर्बिटल में है, और ये जो ब्रोमीन है उसका 4p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 2p और 4p ऑर्बिटल का जो बॉन्ड लेंथ होता है बच्चा लोग वो बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से इसका जो बॉन्ड वीकर बॉन्ड होते हैं आसानी से टूट जाते हैं। एक तरफ से देखिएगा, उसके बाद टूटने के बाद एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो उसके बाद एक स्टेज बनता है बच्चा लोग जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में देख रहे होंगे आप लोग कि OH जो है वहाँ पे BF लिख रहा है, मतलब बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रोवाइड कर रहा है, इस कारण से एक तरफ से बॉन्ड फॉर्म होता है, एक तरफ से बॉन्ड ब्रोकन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये जो होता है हाई एनर्जी स्टेट पे रहता है बच्चा लोग। यहाँ पे आप लोग को sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है ये नहीं होता है। यहाँ पे आपको कार्बन जो होता है एक तरफ से बॉन्ड टूटता है, एक तरफ से बॉन्ड बनता है, तो उसका जो हम लोग ये होता है हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर्ड आउट नहीं करते हैं। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो होता है आपका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है। ये देखिए C है, ऊपर से एक H है और नीचे से 2H है, तो इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर्ड आउट करते हैं। उसके बाद देखिएगा जैसे ही Br जो होता है वो हटता है, तो Br तो निगेटिव फॉर्म में हट गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है और ब्रोमीन है, यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता ही है, कार्बन को अभी एक इलेक्ट्रॉन लेके चल जाता है, लेकिन यहाँ पे OH जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह आ रहा है, वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जो कि एक उसका रहता है, एक दोनों उसका ही रहता है, तो इससे यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये बॉन्ड यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है। और प्रोडक्ट में आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका जो ऑर्बिटल है वो 2p है, और यहाँ पे कार्बन का भी ऑर्बिटल है जो कि 2p है, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, क्योंकि 2p जो रहता है वो तो उसका बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिएगा रेट किस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा उसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रहेगा, उतना ही ज़्यादा ये रिएक्शन कैरिड आउट होगा। तो इसका कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट और साथ साथ आपका RX से साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी हम निकाल लें तो इसका 1 इसका 1, तो अगर प्लस आउट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाता है बच्चा लोग, इसी कारण हम इसको बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग को दिखाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल हम लोग कैसा लेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल हो वो स्ट्रॉन्ग लेंगे, तभी तो रिएक्शन जल्दी कैरिड आउट होगा, तभी तो वो अगर जाकर कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है ऐसे ही थोड़ी ना टूटेगा। जब तक आप लोग न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं लीजिएगा तब तक वो बॉन्ड कैसे बनेगा। तो ये देख लीजिए कुछ न्यूक्लियोफाइल है, जैसे साइनाइड आयन है आपका, OR निगेटिव है, OPH निगेटिव है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन निगेटिव है, उसके बाद CH3 निगेटिव है, उसके बाद यहाँ पे CH3 CH2 निगेटिव है, SH निगेटिव है। तो ये सब आपका कुछ न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग को दिखाते हैं। अब कुछ सॉल्वेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं। तो देखिए SN2 जो रिएक्शन अभी पढ़ रहे हैं उसके लिए हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो SN2 जो रिएक्शन होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। सॉल्वेंट क्यों लेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन सॉल्वेंट मीडियम में कैरिड आउट हो रहे हैं, तो कोई भी अगर रिएक्शन है तो कैरिड आउट करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए ना। तो मान के चलिए कि ये सॉल्वेंट है जो कि मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन करवाने के लिए, तो रिएक्शन करवाने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ये रिएक्शन आप लोग को देख रहे होंगे जो कि आपका SN2 है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है क्या। जो इसका एप्सिलॉन होता है वो नॉन जीरो होता है, जो इसका एप्सिलॉन होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का वो नॉन जीरो होता है। टू मेक ए रिएक्टेंट सॉल्युबल, जो रिएक्टेंट को सॉल्युबल बनाने में मदद करता है। चलिए बच्चा लोग
तो बच्चा लोग देखिए, अब हम लोग सॉल्वेंट के बारे में देखते हैं कि सॉल्वेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला सॉल्वेंट है बच्चा लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट, दूसरा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और तीसरा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? वैसा सॉल्वेंट जो कि अपने आप में खुद को वैसा सबस्ट्रेट को डिसॉल्व करेगा जो कि नॉन पोलर सबस्ट्रेट होना चाहिए। इसमें पोलर सबस्ट्रेट को कभी नहीं डिसॉल्व करेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो एप्सिलॉन होता है वो 0 होता है। और इसमें जो आप लोग को नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं CCl4 बेंजीन हो गए हैं। बेंजीन जितने भी डेरिवेटिव्स हो गए जैसे कि आप लोग को टॉलिन्स हो गए हैं, फिनॉल्स हो गए हैं, तो ये सब बेंजीन डेरिवेटिव है। CH2 हो गए, CH2 है, ये जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये हमेशा पुअर सॉल्युबिलिटी रहेगा पोलर सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। आप लोग को हमेशा आपको याद होना चाहिए कि जो पोलर जो होते हैं वो पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर जो होते हैं नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। अब देखिएगा पोलर एप्रोटिक हम लोग को यहाँ पढ़ना है क्योंकि हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो पोलर एप्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब याद रखिए कि जो रिएक्शन होता है जैसे सब RX है, अल्काइल हाइलाइड है, तो अल्काइल हाइलाइड कैसे रिएक्शन करेगा? तो जितना ज़्यादा उसका बेसिसिटी होगा ना तो उतना ही ज़्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। अब बेसिसिटी में देख लेते हैं कि जिसमें निगेटिव चार्ज जो होता है ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो आपको ज़्यादा वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्ड करेगा। तो जैसे इसमें देखिएगा DMSO है, DMF है, THF है, DMS है, एसीटोन है, HMPA है जिसको हम लोग बोलते हैं हचम्पा। अब हम लोग देखते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको SN1 जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तब हम आपको उसी समय बताएंगे। तो इसमें जो होता है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो कि आपको यहाँ पे बोथ केटायन और एनायन को सॉल्वेट करता है और जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो सिर्फ किसको सॉल्वेट करता है बच्चा लोग? केटायन को सॉल्वेट करता है, जो कि आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ देखिए केटायन एनायन दोनों को सॉल्वेट करते हैं, इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो ये सब कुछ होते हैं। तो जब SN1 रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सॉल्वेंट में आप लोग को DMS बताते हैं। देखिए DMS है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फाइड। 2 मिथाइल है और सल्फाइड से अटैच है और इसके साथ 2 लोन पेयर बच्चा लोग है जो कि आपको इस तरह से आपको पंख की तरह दिख रहा है। HMPA जिसको हम लोग बोलते हैं हचम्पा भी इसको प्यार से बोलते हैं, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए पोलर एप्रोटिक में SN2 क्यों फेवर करता है? तो देखिए ये है जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में आप लोग को न्यूक्लियोफाइल X नेगेटिव कहाँ से आया होगा? जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। अब देखिएगा जो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो ये जो कहीं से किसी से भी अटैच्ड है, तो A अटैच्ड है Na+X- से, तो Na+ टूटा और X- अलग हुआ, तो Na जो आपको हुआ तो Na के जो आपको सॉल्वेशन करता है केटायन को वो सॉल्वेट करता है। देखिएगा आप लोग को ये है, आपको ये एक सॉल्वेंट है जो कि आप लोग को यूज कर रहे हैं, डाई मिथाइल सल्फोऑक्साइड है, डाई मिथाइल सल्फोऑक्साइड है, देख लीजिएगा आप लोग। तो ये जो है इसका ऑक्सीजन है वो तो आपको डेल्टा क्या है वो देखिए डेल्टा निगेटिव है। तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव है जो कि जो आपका सोडियम आयन है उसको सॉल्वेट कर रहा है। तो ये केटायन को तो सॉल्वेट कर देता है, बट एनायन जो होते हैं जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है उसको ये रिपेल करता है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा निगेटिव ऑक्सीजन का है और इसका निगेटिव चार्ज जो आपका हैलाइड पे पहले से ही प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन कभी भी कैरिड आउट नहीं होते हैं। ये जो सॉल्वेशन होता है वो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं करता है, बट केटायन जो वहाँ पे प्रेजेंट रिएक्शन में होते हैं उसको सॉल्वेट कर देता है। इससे क्या होता है, इसको रिपेल करने के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आपको मिथाइल है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन ये आता होगा कि मिथाइल जो होता है वो क्यों नहीं सॉल्वेट करता है। मिथाइल यहाँ पे कभी भी सॉल्वेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आपको कि स्टेरिक क्राउडिंग आपका मिथाइल और मिथाइल के बीच होने के कारण ये आपको खुद से ही दूर होने लगते हैं। इस कारण से यहाँ पे रिपेल होने के कारण एनायन जो होते हैं जो कि आपको देख रहे होंगे आप लोग, एनायन आर नॉट सॉल्वेटेड इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, रिपेल्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे रिपेल होने के कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो तो रिएक्शन में फ्री होता है और वो रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए उस न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। तो इसी कारण हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को लेते हैं SN2 रिएक्शन में।
तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं बच्चा लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जो बच्चे आपको अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा लोग, और नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को बने हुए रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बताएंगे आपको। तो चलिए यहीं पे इस लेक्चर को एंड अप करते हैं। धन्यवाद।